हेलो स्टूडेंट्स मैंने मुस्लिम लोग के ऊपर वीडियो बनाई थी हु इज़ मुस्लिम। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है, क्योंकि अगर आप मुस्लिम लोग पढ़ना चाहते हैं, आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मुस्लिम कौन होता है, हम किसे मुस्लिम बोलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मुस्लिम लोग 2025 के नाम से फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ जाके हु इज़ मुस्लिम वाली वीडियो भी देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लोग के बारे में। तो सोर्सेज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करता हूं, और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपने हिंदू लोग के सोर्सेज पढ़े थे, वैसे ही मुस्लिम लोग के सोर्सेज हैं। अर्थात मुस्लिम लोग कहाँ से आया, इसका स्रोत क्या है। तो अगर मैं स्रोत की बात करूं, मैं सोर्सेज की बात करूं, तो बेसिकली 2 सोर्सेज हैं मुस्लिम लोग के। पहला है प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग, जिसको कि आप एशियंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग बोल सकते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग, जिसको कि आप मॉडर्न सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे, एशियन सोर्स की बात करेंगे। तो जो मैं आपको बताऊंगा अपने लाइन वाइज ही लिखना है, जैसे मैं बताऊंगा पेपर में। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है कुरान। अब कुरान जो है, हर किसी ने नाम सुना होगा, जो मुस्लिम्स हैं वो इस कुरान को बहुत मानते हैं, इस बुक को बहुत मानते हैं। तो ये सबसे पहला सोर्स है मुस्लिम लोगों का। दूसरा है सुन्नत दूसरा सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग है। तीसरा है इजमा तीसरा सोर्स है मुस्लिम लोग का। और फोर्थ है कियास। तो कुल मिला के 4 प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग हैं। और अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, तो सबसे पहला है कस्टम को मुस्लिम लोग में इतना ज़्यादा दर्जा, इंपॉर्टेंट दर्जा नहीं दिया जाता, इसको सेकेंडरी सोर्स माना जाता है। दूसरा है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तीसरा है लेजिस्लेशन। चौथा है प्रेसिडेंट। तो कुल मिला के 4 सोर्सेज हैं सेकेंडरी। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, और कई बार 2 या 4 नंबर से भी क्वेश्चन बनता है। तो हमें अच्छे से समझना है कि ये सोर्सेज हैं क्या। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी सोर्स की बात करूँ, तो सबसे पहला जो प्राइमरी सोर्स है वो है कुरान। आपको एग्ज़ाम में भी लाइन वाइज लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स में पहले इजमा या पहले कुछ और लिख देते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सबसे पहले कुरान लिखना है। तो अगर मैं कुरान की बात करूं, जो कुरान है ये सबसे पहला ओरिजिनल सोर्स है मुस्लिम लोग का। मतलब जितना भी मुस्लिम लोग है ना, वो कुरान से ही बना है। कुरान क्या है, इट इज़ ओरिजिनल और प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लोग। ये सबसे पहला सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है। सारा का सारा मुस्लिम लोग कुरान से ही बना हुआ है। अगर मैं कुरान की बात करूं, कुरान क्या है आपको पता ही है। कुरान एक रिलीजियस बुक है मुस्लिम्स की। जो मुस्लिम्स है उनकी क्या है, उनकी एक होली बुक है मुस्लिम्स की। और मुस्लिम ये मानते हैं कि जो भी कुरान में लिखा गया है वो सारा कुछ अल्लाह के द्वारा बोला गया है, अल्लाह के दिशा निर्देश से ही कुरान बना हुआ है। हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ, कहानी क्या हुई थी। जो प्रोफेट मोहम्मद थे ना, प्रोफेट मोहम्मद, एक ना एंजल गैब्रियल था। एंजल में फरिश्ता था गैब्रियल नाम का। वो फरिश्ता आसमान से ऊपर से नीचे आया, उसने प्रोफेट मोहम्मद को ज्ञान दिया। प्रोफेट मोहम्मद ने वो सारा ज्ञान कहाँ लिखा, कुरान में लिखा, एक बुक में लिखा, उसको कुरान बोला गया। तो क्या बोला जाता है कि एवरी वर्ड ऑफ कुरान, जो भी शब्द है कुरान का, इज द वर्ड ऑफ गॉड, वो भगवान का ही शब्द है। विच कम्युनिकेटेड टू द प्रोफेट मोहम्मद थ्रू द एंजल गैब्रियल।
फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। क्या मतलब हुआ कि जो भी शब्द कुरान में लिखे हुए हैं वो शब्द भगवान के ही हैं, जो शब्द प्रॉफिट मोहम्मद को कम्युनिकेट किए थे एंजल गैब्रियल ने। एंजल एक फरिश्ता था गैब्रियल नाम का, उसने प्रॉफिट मोहम्मद को बताए थे। क्यों बताए थे? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, दुनिया का भला करने के लिए। और इसी को ही फिर क्या बोला गया? कुरान बोला गया, कुरान लिखा गया। मतलब कुरान में जो भी शब्द है भगवान के लिखे हुए हैं, ऐसा मुस्लिम्स का मानना है। जो भी प्रैक्टिस इंडिया में मुस्लिम करते हैं, जो भी टीचिंग्स उनकी हैं, जो भी ऑर्डिनेंस हैं, जो भी उनकी प्रैक्टिस हैं इस्लाम में, वो सारे कुरान से ही निकले हुए हैं, कुरान से ही इंस्पायर होके बने हैं। सब कुछ कुरान से ही बना हुआ है। इवन कुरान को, कुरान की किसी भी बात को कोर्ट भी अल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अगर कुछ एक्सपेशली कुरान में लिखा गया है तो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी उस बात से डिनाई नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये सारा कुछ आपने कुरान में लिखना है। अब दूसरा जो सोर्स है वो है सुन्नत, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लोगों का वो है सुन्नत। तो अगर कोई भी इशू है, कोई भी मैटर है, वो कुरान में नहीं दिया गया, उसका समाधान कुरान में नहीं है, कुरान ने उसके बारे में बात नहीं मानी, नहीं बताई या कोई बात नहीं करी हुई है, फिर हम जाते हैं सुन्नत के पास। सुन्नत जो है ये दूसरा मेन सोर्स है। अगर कुरान से कोई भी मसला हल नहीं होता तो हम फिर सुन्नत के पास जाते हैं। सुन्नत का सिंपल सा मतलब होता है जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो भी वो कार्य करते थे, जो भी वो प्रैक्टिस करते थे, उसको सुन्नत कहा जाता है। तो कोई भी अगर मसला है उसमें मान लो कुरान साइलेंट है, तो हम ये देखते हैं कि उस पर प्रॉफिट मोहम्मद कैसे रिएक्ट करते थे, वो क्या करना चाहते थे, वो क्या बोलना चाहते थे उस मैटर के ऊपर। मतलब क्या हुआ, जो लिटरल मीनिंग है सुन्ना का वो होता है ट्रोडन पाथ। इट डिनोट्स सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। वाट एवर प्रॉफिट सेड, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, डिड, जो भी किया, इज ट्रीटेड एज इज ट्रेडिशन। वो उसका ट्रेडिशन माना जाता है और उसी को सुन्ना कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, व्हेन द कुरान इज साइलेंट अबाउट एनी इशू, गाइडेंस वाज सोट फ्रॉम दी सुन्नत। तो आप गाइडेंस सुन्नत से ले सकते हैं। एक केस लो हुआ आगा मोहम्मद जफर वर्सेस कुलसन, KULSEEN, कुलसीन बीबी 1895 का। इस केस में साफ साफ बोला गया कि अगर कुरान साइलेंट है, कोई भी इशू है उसमें कुरान साइलेंट है, किसी भी मैटर पे साइलेंट है, तो आपको गाइडेंस कहाँ से लेनी है? आपको गाइडेंस सुन्नत से लेनी है। अब सुन्नत का मतलब क्या है कि उस मैटर पे प्रॉफिट मोहम्मद का क्या कहना था, उस मैटर पे प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कार्य किया, क्या कुछ बात बोली, क्या किया हुआ कोई कार्य, क्या उनकी कोई टीचिंग है, तो उसको हम देखेंगे और उस हिसाब से मुस्लिम लोग बनेगा। तो दूसरा जो सोर्स है वो है सुन्नत। अब तीसरा सोर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इजमा की बात की जाए तो इजमा तीसरा प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लोगों का। अर्थात अगर कोई भी मैटर है, इशू है, वो कुरान से सोल्व आउट नहीं हुआ, उसके बाद सुन्ना से भी नहीं हुआ, तब इजमा का काम आता है। इजमा का मतलब होता है कलेक्टिव ओपिनियन, ये याद रखना, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट। हुआ क्या था, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई, वो मर गए, तो अब कई बार ऐसे इशू निकल के सामने आते थे ना, जिन इशू के ऊपर ना तो कुरान में कुछ लिखा गया था और ना ही प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ बोला था, ना ही उनकी कोई प्रैक्टिस थी, कुछ नहीं था। तो क्या किया गया कि फिर एक नया सोर्स इजमा बनाया गया। इसमें क्या था, जो बड़े बड़े जुरिस्ट थे ना, जिसको मुजताहिद बोलते थे, जुरिस्ट, उनका ओपिनियन लिया गया मेजोरिटी में कि क्या होना चाहिए, कैसा लॉ बनना चाहिए। तो उनके ओपिनियन के बेस पे लॉ बनाए जाने लगे। मतलब क्या हुआ, द क्वेश्चन विच कुड नॉट बी सॉल्व्ड आइदर बाई कुरान, ना तो क्वेश्चन को कुरान ने सॉल्व किया और ना ही बाई द सुन्ना, ना ही कोई प्रॉफिट मोहम्मद की उस पर टीचिंग थी, प्रैक्टिस थी, कोई बात थी। दैट प्रॉब्लम was decided by the jurist with the introduction of the इजमा। तो जूरिस्ट उसको सोल्व आउट करते थे, इससे ही इजमा निकल कर आया। जो इजमा है ये थर्ड सोर्स है मुस्लिम लोगों का और आपको थर्ड नंबर पे ही पेपर में लिखना है। चौथा है कियास। कियास का मतलब क्या होता है,
अब कियास जो है फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लोगों का। जब 3 सोर्सेज काम पे नहीं आए, कोई मैटर सोल्व आउट नहीं कर पाए, तो हम कियास के ऊपर जाएंगे। कियास का मतलब होता है एनालॉजिकल डिडक्शन, अर्थात ये एनालॉजी की बात कर रहा है। कियास का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी मैटर पे ना तो कुरान में बोला है, ना ही सुन्नत में बोला है, ना ही कोई ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट है, पहले तीनों सोर्सेज से हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा, कियास क्या बोलता है कि आप एनालॉजिकल डिडक्शन करो, अर्थात आप कंपैरिजन करो, इन तीनों सोर्सेज को पढ़ो, कंपैरिजन करो और इसी से ही आप डिडक्शन करने की कोशिश करो, और जो मसला आपके सामने आया हुआ है जिसे आप सोल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करो। मतलब क्या हुआ, इफ़ द मैटर विच हैव नॉट बीन कवर्ड बाय द कुरान, कोई मैटर ना तो कुरान में कवर्ड था, ना ही सुन्ना में कवर्ड है, ना ही इजमा से वो सोल्व आउट होता है, that matter may be deducted from what has been already laid down by those 3 authorities by the process of analogy। क्या बोला, that may be decided जो मैटर्स को डिसाइड किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, from what has been already laid down, जो already laid down है, हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, उन्हीं को आप पढ़ो, इसी से ही आप एनालॉजिकल डिडक्शन करने की कोशिश करो, इनको आपस में कंपेयर करके पढ़कर आप उस नए मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करो, और इसी को ही कियास कहा जाता है। तो ये 4 सोर्सेज हैं मुस्लिम लोग के, प्राइमरी सोर्सेज हैं। कई बार अकेला ही प्राइमरी सोर्स आ जाता है, आपको अच्छे से करना है। अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 98 164 92 276 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बड़ी इजी लैंग्वेज में नोट्स आपको मिलेंगे, इससे बहुत अच्छे डिटेल में मिलेंगे। या फिर आप 98 166 34 276 98 34276 में मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड कोर्स बाई करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारी वेबसाइट है, उन सभी के लिंक डाल दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन में जा सकते हैं और वहाँ से आप लेक्चर देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं, परचेज करके आप उनको देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हो गया प्राइमरी सोर्स। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की। तो अगर मैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करूं, तो ये भी आपको अकेला भी 4-5 नंबर में या 10 नंबर में आ सकता है और इकट्ठा भी आपको आ सकता है। तो सेकेंडरी सोर्स में सबसे पहले आता है उर्फ और कस्टम। कस्टम को उर्फ भी कहा जाता है, कई बार उर्फ करके ही 4 नंबर में अकेला पूछ लेते हैं। तो आपको पता ही है जो कस्टम क्या होता है। अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूँ ना, तो हिंदू लॉ में कस्टम को प्राइमरी सोर्स में रखा गया है, मेन इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हिंदू लॉ का जो कस्टम है। लेकिन मुस्लिम में कस्टम को बड़ी कम इंपॉर्टेंस दी गई है। जो कस्टम है इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में रखा गया है, इसको बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम सिंपली मीन्स all practices which are following by the person from the time immemorial, from the long period of time। जब कोई व्यक्ति किसी प्रैक्टिस को बड़े लंबे समय से फॉलो करता आ रहा है, उसको कस्टम कहा जाता है। देखो कस्टम जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। जो कस्टम है वो वैलिड भी हो सकते हैं और इनवैलिड भी हो सकते हैं। मैं वैलिड कस्टम की बात करूं तो वो कस्टम जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, जो बिल्कुल सही कस्टम है। कस्टम सही कब होते हैं, जब कस्टम एंशिएंट हो, जब कस्टम एंशिएंट हो, बहुत पुराना हो, टाइम इमेमोरियल से फॉलो किया जा रहा हो, सभी लोग उसको फॉलो करते हो और बहुत ज़्यादा पुराना हो। जो कस्टम कॉन्टीन्यूस हो, कॉन्टीन्यूसली फॉलो किया जा रहा है, मेरे पापा ने फॉलो किया, पापा के पापा दादा ने फॉलो किया, परदादा ने फॉलो किया, बहुत लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली, अभी मैं रिसेंटली की बात करूं, लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, हमारे हिमाचल प्रदेश में 2 सगे भाइयों ने एक ही महिला से शादी करी। 2 सगे भाइयों ने एक महिला से शादी करी और वो उनका एक कस्टम था कि 2 सगे भाई एक महिला से शादी करेंगे और दोनों भाई अच्छी नौकरी करते थे। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हो रही थी, बड़े स्मार्ट हैंडसम, लेकिन उनका कस्टम था कि 2 भाई एक ही महिला से शादी करेंगे, उन्होंने की। ये कस्टम था, बड़े पुराने समय से फॉलो हो रहा था और वैलिड कस्टम था क्योंकि एंशिएंट था और कॉन्टिन्यूसली फॉलो हो रहा था। कस्टम वैलिड कब होता है, जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, पब्लिक पॉलिसी को
फॉलो करके बनाया जाए, अगेंस्ट ना हो। जैसे चाइल्ड मैरिज का भी कस्टम होता था, लेकिन चाइल्ड मैरिज का कस्टम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, या फिर सती प्रथा का कस्टम जो है वो पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट है, तो ऐसे कस्टम जो है वैलिड नहीं होते। कस्टम जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, कस्टम मस्ट नॉट बी अगेंस्ट दी कुरान एंड सुन्ना। कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट भी कस्टम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है वो अगेंस्ट है तो वो कस्टम वैलिड नहीं होगा। और इनवैलिड कस्टम वो होता है जो सारे इन बातों को पूरा नहीं करता, वो इनवैलिड कस्टम होता है जिसकी कोई मान्यता भी नहीं होती है। अब बात आती है दूसरा जो इसेंशियल सेकेंडरी सोर्स है, वो क्या है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इसका मतलब क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा मसला घट जाता है, कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है जिसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं होता, कोई भी कानून नहीं बना होता, तो उस टाइम पे जज साहब क्या करते हैं, इक्विटी को फॉलो करते हैं, मतलब इक्वालिटी करने की कोशिश करते हैं दोनों पार्टीज़ में। जज साहब क्या कोशिश करते हैं कि मैं इक्विटी से लॉ अप्लाई करूंगा ताकि दोनों को जस्टिस मिले, जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और गुड कंसाइंस को फॉलो करते हैं। गुड कंसाइंस मतलब अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते हुए न्याय देने की कोशिश करते हैं। इसको इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस कहा जाता है। इसका भी यूज़ कई बार किया जाता है। अगर मुस्लिम लोग कहीं भी साइलेंट है तो यहाँ जज साहब इसका यूज़ करके भी उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जो अगला तीसरा पॉइंट है वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जब कानून लेजिस्लेशन बनाते हैं उसको कहा जाता है लेजिस्लेशन, लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है। तो जो तीसरा सोर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। आपको पता ही है आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, ऐसे कानून हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा शरीयत एक्ट 1937 का पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। आपको पता होगा मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का है, वो भी किसने पास किया हुआ है, वो भी हमारी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। वो भी लेजिस्लेशन का एग्जाम्पल है। इसके सिवा आप लिख सकते हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1850, ये भी मुस्लिम एक्ट है, ये भी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है। अब बात आती है प्रेसिडेंट। जो चौथा जो सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, वो प्रेसिडेंट, जिसको कि जुडिशियल डिसीजन भी कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट आपको पता ही है, प्रेसिडेंट मीन्स जज मेड लॉ, जज मेड लॉ। जब लोग जजेस बनाते हैं उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, उसका आर्टिकल 141 बोलता है कि कोई भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन एक कानून की तरह माना जाएगा, एंड दैट डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन एवरी कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू द सुप्रीम कोर्ट। जो भी कोर्ट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से सब ऑर्डिनेट हैं उन सब पे वो बाइंडिंग होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट का काम करता है, वो एक लॉ का काम करता है, हर किसी को वो मानना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2017 में एक केस को डिसाइड किया जिसका नाम था शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को डिसाइड किया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था उसको ख़त्म कर दिया। बोल दिया ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तलाक नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अब हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मानना ही पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन खुद में ही एक प्रेसिडेंट होता है, खुद में ही उसका डिसीजन जो है लॉ होता है, तो उसको ही फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। तो आपको सारा कुछ ये लिखना है किसमें, जुडिशियल प्रेसिडेंट में, जो जुडिशियल डिसीजन में। तो ये आपके सेकेंडरी सोर्स भी कंप्लीट होते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप आपके पास नंबर मैंने दे दिया है, या फिर आप इसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वैसे तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ जरूर शेयर करें लॉ विद ट्विंस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।